Good morning to everyone. Today we will discuss on an important topic. आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों ने मेरे को मैसेज भी किए थे और उनका रिक्वेस्ट भी था कि एक वीडियो जो हमारा है, ऑनलाइन सेशन जो हमारा है, दैट मस्ट बी कंडक्टेड ऑन द कार 145 एंड द कार एम। हम पूरा स्टडी कर लेते हैं, लास्ट तक हम पूरा CRO को कवर कर लेते हैं, बट फिर भी हमें ये समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द कार 145 एंड द कार एम। हमें ये मालूम नहीं रहता है कि फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन कार 145 विल बी एप्लीकेबल एंड फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन कार एम विल बी एप्लीकेबल। तो आज के इस सेशंस के बाद हमारा जो भी डाउट है कार 145 और कार एम की एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड, वो टोटली कम्प्लीटली वो रिसॉल्व हो जाएगा। और फिर भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे को कमेंट्स करके अपने व्यूज़ रख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द कार 145 एंड द कार एम, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें शेड्यूल्स के बारे में मालूम रहना चाहिए। हो सकता है कि आपके इंस्टीट्यूट में या जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हों, वहाँ पे आपको शेड्यूल्स के बारे में हो सकता है ना बताया गया हो, और ये भी हो सकता है कि आपको बताया गया हो। बट आज के बाद आपको याद रहना चाहिए कि इफ़ वी विल टॉक अबाउट द शेड्यूल्स ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल 1937, देन इनिशियली देयर वर द टोटल 12 शेड्यूल्स। उसमें हमारे 12 शेड्यूल थे। अगर हम एयरक्राफ्ट मैनुअल की बुक को ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमारे शेड्यूल्स लिखे हुए हैं। सो इनिशियली वो जो हमारे शेड्यूल थे उनका जो नंबर था वो 12 था। बट राइट नाउ 8 शेड्यूल्स आर डिलीटेड बाय द DGCA, सो ओनली द 4 शेड्यूल आर इन फोर्स। तो अभी की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे ओनली 4 शेड्यूल ही एप्लीकेबल है, या हम बोल सकते हैं कि इन फोर्स है, या हम बोल सकते हैं कि ओनली 4 शेड्यूल ही ऐसे शेड्यूल है जो अभी डिलीट नहीं हुए हैं। बाकी 8 जो हमारे शेड्यूल है वो डिलीट हो चुके हैं। और उनमें से जो हमारे शेड्यूल जो अभी भी रिमेनिंग है, सबसे पहला हमारा शेड्यूल फर्स्ट है, एंड दैट इज रिलेटेड टू द एरिया ओवर विच द फ्लाइट बाय द एयरक्राफ्ट इज द प्रोहिबिटेड। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हम एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड मीन्स रेस्ट्रिक्शंस, हमें मना है, वहाँ पे हम एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू चेक द प्रोहिबिटेड एरिया अकॉर्डिंग टू द एयरक्राफ्ट रूल 1937, देन यू हैव टू रिफर द शेड्यूल फर्स्ट। हम फर्स्ट शेड्यूल को देखेंगे तो वहाँ पे हमें टोटल एरियाज का लिस्ट मिल जाएगा विद द कोऑर्डिनेशन, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हमको वो एरिया डिफाइन हो जाएगा। शेड्यूल सेकंड इज रिलेटेड टू द एयरक्राफ्ट पर्सनल, मीन्स सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पायलट्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द CPL एंड द SPL, इन लोगों को लाइसेंसिंग कैसे मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स क्या होगा, उनसे रिलेटेड अगर हमें डिटेल में उन चीज़ों को समझना है, देन वी हैव टू रिफर द शेड्यूल सेकेंड। एंड आफ्टर दैट जो हमारा शेड्यूल हमारा अभी भी बचा हुआ है जो डिलीट नहीं हुआ है, दैट इज़ द शेड्यूल 6, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू द पेनल्टीज। मीन्स अगर हम कोई रॉन्ग प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, सपोज हमने एयरक्राफ्ट को बिना रजिस्ट्रेशन मार्क्स के फॉलो कर दिया, एंड हमने एयरक्राफ्ट को विदाउट क्वालिफाइड पर्सनल से सर्टिफाई करवा दिया, एंड सपोज द रजिस्ट्रेशन मार्क ऑफ द एयरक्राफ्ट was not in the proper condition, and suppose we were flying the aircraft without having the CFA, and we were using the aircraft without having the proper documents, then उसके लिए अगर हमें देखना है कि हमें कितना पेनल्टी पड़ेगा और क्या पेनल्टीज रहेगा, अगर हमें प्रिजन जाना है तो कितने टाइम के लिए जाना पड़ेगा, और अगर हमें फ़ाइन देना है तो क्या देना पड़ेगा, या हमारे लाइसेंस पे इसका कोई इफ़ेक्ट अगर हो सकता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर हमें जाननी है
then we have to refer the Schedule 6 of the Aircraft Rule 1937. And the last one schedule which is applicable till now, that is the Schedule 11 of the Aircraft Rule 1937, and that Schedule 11 is related to the grant of permission to operate the Schedule Air Transport Services. अगर आपको इंडिया में कोई भी शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को रन करना है, उसके लिए जो भी प्रोसीजर है, जो भी डिटेल्स है, दैट विल बी गिवन इन द शेड्यूल 11. तो अभी तक हमने सीखा यहाँ पे कि हमारे रूल एयरक्राफ्ट रूल 1937 या जो हमारा एयरक्राफ्ट मैनुअल का जो बुक है, उसके अकॉर्डिंग इनिशियली टोटल 12 शेड्यूल थे और 8 शेड्यूल अभी तक हमारे डिलीट हो चुके हैं. एंड ओनली 4 शेड्यूल्स आर इन फोर्स, एंड दीज 4 शेड्यूल आर द शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकेंड, शेड्यूल 6 एंड द शेड्यूल 11. मैं आपको सारे के सारे शेड्यूल्स को याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट हमको शेड्यूल 11 मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज होगा हमारे कार 145 और कार एम को अंडरस्टैंड करने में, उन दोनों को समझने में. नाउ अब अगर हमें समझना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कार 145 एंड द कार एम, देन वी मस्ट हैव द आइडिया of the certain definitions which are being used in the civil aviation. सिविल एविएशन में हमारी CR में जो भी कुछ कॉमन डेफिनेशंस है, बेसिक डेफिनेशन जो है, जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, उनका हमको आइडिया होना चाहिए. एंड नंबर 1 टर्म इज़ द कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट. जो हमारा कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट है, उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा जो एयरक्राफ्ट है वो कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट है. मेरी बातों को ध्यान से सुनना और कहीं पे भी चीज़ों को स्किप मत करना, नहीं तो आपको पूरा कंक्लूजन या जो भी उसका हमारा लास्ट में जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. इसलिए पूरी बातों को ध्यान सुनना. इनिशियली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट. सो टू डिफाइन द कॉम्प्लेक्स मोटर एयरक्राफ्ट, फर्स्ट वन we will talk in the term of the aeroplane. Any aeroplane whose maximum takeoff mass is more than 5700 kg, that is the example of the complex motor power aircraft. कोई भी एयरक्राफ्ट जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ मास अगर 5700 kg से ज़्यादा है, वो कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन, सर्टिफाइड फॉर द मोर देन 19 सीटेड पैसेंजर. कोई भी एयरक्राफ्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरोप्लेन, कोई भी एरोप्लेन चाहे उसका वेट कुछ भी हो, उसका वेट अगर 5700 kg से ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है कि भाई वो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा. बट अगर कोई भी एयरक्राफ्ट अगर उसका वेट 5700 kg से कम भी है, बट if that is certified for the more than 19 seated passenger, उसका वेट 5700 kg से कम है लेकिन वो 19 seated passenger से ज़्यादा के लिए सर्टिफाइड है, that is also the example of the complex motor power aircraft. Number 3, certified for the operation with the at least 2 pilot. कोई भी एयरक्राफ्ट उसका वेट चाहे कुछ भी हो, उसका सिटिंग कैपेसिटी पैसेंजर का चाहे कुछ भी हो, बट इफ दैट इज बीइंग सर्टिफाइड फॉर ऑपरेशन विद द एट लीस्ट 2 पायलट, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट. माई मीन टू से इज, सपोज महेश हैव द एयरक्राफ्ट एंड द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट इज द 5000 kg, मीन्स MTOM, maximum takeoff mass of the aircraft was the 5000 kg. And sitting capacity of the aircraft was the only 18 passengers. Suppose this is the case, but that aircraft is certified for operation with the at least 2 pilot, then that is also the example of the complex motor power aircraft. तो हमें कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन को अगर अंडरस्टैंड करना है, या हमें कभी भी कोई एयरक्राफ्ट मेरे सामने है और मुझे समझना है कि आइदर दैट इज द कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट और आइदर दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट,
तो मेरे को ओनली वेट नहीं देखना है, मेरे को वेट भी देखना है, मुझे उसका सिटिंग अरेंजमेंट भी देखना है, उसकी कैपेसिटी को, और मुझे कितने पायलट्स उसको फ्लाइंग करने के लिए सर्टिफाइड है उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। एंड नंबर 4, इक्विप्ड विद द टर्बो जेट इंजन और द मोर देन 1 टर्बोप्रॉप इंजन। चाहे एयरक्राफ्ट का वेट कुछ भी हो, उसका सिटिंग कैपेसिटी कुछ भी हो, उसको फ्लाइंग करने के लिए कितने भी पायलट क्यों ना लग रहे हों, बट इफ द एयरक्राफ्ट इज फिटेड विद द जेट इंजन or if the aircraft is fitted with the more than 1 turboprop engine, that is the example of the complex motor power aircraft। तो सबसे पहले हमारा कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कार 145 एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कार एम। एकदम मामला क्लियर है। नेक्स्ट वन, इन द केस ऑफ द हेलीकॉप्टर, जो पहला हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट, दैट लाइन was for the fixed wing aircraft. Now we are talking about the rotary wing aircraft. Rotary means I am talking about the helicopter. Number 1, above 3175 kg maximum takeoff mass। कोई भी अगर हेलीकॉप्टर है और अगर उसका वेट 3175 kg से ज़्यादा है, that is the example of the complex motor power aircraft. Number 2, certified for the more than 19 seated passenger। कोई भी हेलीकॉप्टर if that is certified for the more than 9 seated passenger, that is also the example of the complex motor power aircraft। Please note down, in the case of the aeroplane, the weight or the maximum takeoff mass was more than 5700 kg, but in the case of the helicopter, the maximum takeoff mass is the more than 3175 kg, and in the case of the aeroplane, maximum number of the passengers were the 19 or the more than 19, and in the case of the helicopter, the number of the passenger will be the more than 9। वहाँ पे उसने लिखा था कि 19 से ज़्यादा, 19 नहीं लिखा है, more than 19, and here he is using the word more than 9। and third one is the certified for operation with the at least 2 pilot। कोई भी हेलीकॉप्टर, उसका वेट चाहे कुछ भी हो, उसका सिटिंग कैपेसिटी चाहे कुछ भी हो, बट अगर उसको फ्लाइंग के लिए 2 पायलट्स का अगर सर्टिफिकेशन है, तो दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट। एंड लास्ट वन इज द टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट। अगर हमारा कोई भी एयरक्राफ्ट टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, सो दैट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट। नाउ आई विल टॉक अबाउट द लार्ज एयरक्राफ्ट। Large aircraft means any aircraft classified as an aeroplane with a maximum takeoff mass more than 5700 kg or the multi-engine helicopter। Generally in the civil aviation we are using the word large aircraft also। So if anyone is using the word large aircraft, it means he is talking about the aircraft whose maximum takeoff mass is more than 5700 kg or मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर। अगर हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है, अगर उसमें एक से ज़्यादा इंजन है, मल्टी मीन्स मोर देन 1, तो अगर उसमें एक से ज़्यादा इंजन लगा हुआ है, दैट इज़ द मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट, दैट इज़ द मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर, एंड मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द लार्ज एयरक्राफ्ट। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कार 145 and the car M difference, we must have the idea what is the schedule 11 of the aircraft rule 1937, and we must have the idea what is the definition of the complex motor power aircraft, and we must have the idea what is the definition of the large aircraft। अगर हमें ये चीज़ें मालूम नहीं रहेगी तो हमारे लिए डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मीन्स फॉर विच एयरक्राफ्ट वी हैव टू फॉलो द कार 145 and for which aircraft we have to follow the car M organization, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
So to understand the car M and the car 145 in the proper manner, first we must have the idea about the about the complex motor power aircraft and about the large aircraft and about the schedule 11 of the aircraft rule 1937. अभी तक हमारा ये मामला एकदम क्लियर हो गया. अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कार 145. अब हम कार 145 की एप्लीकेबिलिटी को समझते हैं. अगर यहाँ तक हमारा केस एकदम क्लियर है तो हम अब कार 145 की एप्लीकेबिलिटी को समझने के लिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा. जैसे ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनिंग एनी एयरक्राफ्ट विच कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट. कोई भी महेश ने एक कंपनी डाला मानो, लेकिन महेश एक ऐसे एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कर रहा है विच कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट. तो महेश का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा दैट विल बी अप्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द कार 145. मीन्स if any organization want to do the maintenance of the aircraft, but if that aircraft is being covered by the definition of the complex motor power aircraft, so that aircraft will be maintained by the organization having the car 145 approval. Next, organization maintaining any aircraft which comes under the definition of the large aircraft. कोई भी ऐसा एयरलाइन जो ऐसे एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कर रहा है जो लार्ज के अंदर आ रहा है. लार्ज का डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा था, मीन्स मोर देन 5700 kg और मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर. मीन्स कोई भी एयरलाइन अगर मोर देन 5700 kg या मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस करेगा दैट विल बी अप्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द कार 145. नंबर थर्ड, organization maintaining any aircraft which is being used as per the schedule 11 of the aircraft rule 1937. aircraft चाहे कोई भी हो, but if we are using the aircraft according to the schedule 11, means if we are using the aircraft for the schedule air transport, then that aircraft will be maintained by the organization having the approval as per car 145. Number 4, organization maintaining any aircraft which is being used for the commercial air transport. भाई हम कोई भी एयरक्राफ्ट है and if we are using the aircraft for the commercial air transport, then that organization will also be approved according to the car 145. Next, organization maintaining any component which will be fitted any of the above category aircraft. एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो कंपोनेंट को बना रहे हैं, कंप्लीट एयरक्राफ्ट को नहीं, वो सिर्फ कंपोनेंट का मेंटेनेंस कर रहे हैं. मानो महेश ने एक कंपनी डाला और मैं सिर्फ कंपोनेंट का मेंटेनेंस कर रहा हूँ. लेकिन अगर वो कंपोनेंट जो हमने ऊपर 4 पॉइंट्स पढ़े थे, मीन्स इफ दैट कंपोनेंट विल बी फिटेड ऑन द कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट, and if we are fitting that component and if we want to use that component on the large aircraft and if we want to use that component on the aircraft which is being used as per the schedule 11 of the aircraft rule 1937, and if we want to use that component to be used for the aircraft which is being used for the commercial air transport, then we have to follow the car 145. तो अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए. अगर कोई भी एयरक्राफ्ट है, अगर वो कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन के अंदर आ रहा है तो उस एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस हमेशा कार 145 कंपनी ही करेगा. फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट. सबसे पहले मैंने एरोप्लेन पे लिखा है अबव 5700 kg MTO. मीन्स कोई भी एयरक्राफ्ट अगर उसका मैक्सिमम टेक ऑफ मास 5700 kg से ज़्यादा होगा, सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट एंड डेफिनेटली दैट विल बी मेंटेन ओनली बाय द कार 145 अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट मैंने लिखा है
certified for the more than 19 seated passenger. Means if there is any aircraft which is being certified for the more than 19 seated passenger, that is also the example of the complex motor power aircraft, and definitely that will be maintained by the CAR 145 approved organization. थर्ड मैंने लिखा है सर्टिफाइड फॉर ऑपरेशन विद द एटलीस्ट 2 पायलट. मीन्स इफ एनी एयरक्राफ्ट इज सर्टिफाइड फॉर ऑपरेशन with the at least 2 pilot, that is the example of the complex motor power aircraft, and definitely that will be maintained by the CAR 145 approved organization. फोर्थ मैंने लिखा है equipped with the turbojet engine or more than 1 turboprop engine. Means if there is any aircraft which is fitted with the turbojet engine or if it is fitted with the more than 1 turboprop engine. This is also the example of the complex motor power aircraft, and definitely this type of the aircraft will be maintained only by the CAR 145 approved organization. शेकिन में मैंने हेलीकॉप्टर के केस में भी लिखा हुआ है, मीन्स कि अबव 3175 kg MTOM, मीन्स कोई भी हेलीकॉप्टर अगर है और उसका मैक्सिमम टेक ऑफ मास इफ इट इज ग्रेटर देन 3175 kg, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट. तो ये सारे यहाँ पे मैंने जितने भी 1, 2, 3 और 4 जो भी मैंने पॉइंट लिखे हैं, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोटर पावर, एंड all these aircraft will be maintained by the organization having the CAR 145 approval. यहाँ पे मैंने लार्ज एयरक्राफ्ट का डेफिनेशन लिखा हुआ है. तो यहाँ पे जितने भी एयरक्राफ्ट ये हमारे लार्ज में आ रहे हैं जो उसकी डेफिनेशन पे, तो इनका मेंटेनेंस भी CAR 145 अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन ही करेगा. अब बात आती है कि भाई CAR M वाला क्या करेगा. तो CAR 145 की एप्लीकेबिलिटी के बाहर जितने भी एयरक्राफ्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए, उसके अलावा जो भी हमारे एयरक्राफ्ट बच जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इसके बारे में, जैसे एरोप्लेन के बारे में. कोई एरोप्लेन ऐसा है जिसका वेट मानो 5000 kg है, तो जो कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट का जो पहला डेफिनेशन था मोर देन 57, उसमें वो नहीं आ रहा है, उससे तो कम हो गया. दूसरा उसका जो सिटिंग सर्टिफिकेशन था ओनली 15 पैसेंजर्स के लिए था, तो सेकंड लाइन भी उसने मैच नहीं किया. थर्ड लाइन यहाँ पे लिखा है सर्टिफाइड फॉर ऑपरेशन विद द एटलीस्ट 2 पायलट, और मेरे पास ऐसा एयरक्राफ्ट था विच इज़ बीइंग सर्टिफाइड फॉर ऑपरेशन विद द एटलीस्ट 1 पायलट, तो तीसरी लाइन भी कवर नहीं हुई. और उस एयरक्राफ्ट में टर्बोजेट इंजन भी नहीं था, क्योंकि अगर टर्बोजेट होगा तो फिर वो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, और मानो उसमें ओनली 1 टर्बोप्रॉप था. मीन्स इफ आई हैव द एनी एयरक्राफ्ट हुज वेट इज द लेस देन 5700 kg and its sitting capacity is the or it is certified for the less than 19 seated passenger and it is certified for operation with the less than 2 pilots and if it is fitted with the turboprop engine. मीन्स ये 4 में से कोई भी पॉइंट कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट का कवर नहीं कर रहा है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन को कवर करने के लिए हमें चारों चीज़ों को कंप्लाई नहीं करना है. कोई भी एक चीज़ होगी तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. 5700 से ज़्यादा होगा तो भी कॉम्प्लेक्स, 19 से ज़्यादा पैसेंजर्स की बात है तो भी कॉम्प्लेक्स, मोर देन 2 पायलट्स है, सॉरी एटलीस्ट 2 पायलट है तो भी कॉम्प्लेक्स, 1 टर्बोजेट है, कोई भी एक कंडीशन फॉलो करेगा. तो जब भी हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे हमें देखना पड़ेगा कि कोई भी एक भी कंडीशन को फॉलो अगर नहीं कर रहा है तो वो जो हमारा एयरक्राफ्ट रहेगा दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट एंड दैट एयरक्राफ्ट विल बी मेंटेन बाय द CAR M अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो CAR 145 और M को समझने के लिए पहले आपको कॉम्प्लेक्स और शेड्यूल 11 और लार्ज एयरक्राफ्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट आप लोग को रहे तो देन डेफिनेटली आप मेरे को जो भी कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप मेरे को कमेंट्स डाल सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्यूरीज. थैंक यू.